अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। लास्ट लेक्चर में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की प्रिंसिपल और प्रोसेस जो है हमने समझा था। आज हम समझेंगे बच्चों कि जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कॉलम में जो हम स्टेशनरी फेस के तौर पर मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, उस मैट्रिक्स की क्या करैक्टरिस्टिक फ़ीचर्स होनी चाहिए। इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे बच्चों की जो लाइगेंड हम फ़िक्स करते हैं कोवलेंटली मैट्रिक्स के साथ, वो लाइगेंड किस किस्म का होना चाहिए और लाइगेंड की अटैचमेंट किस तरह से की जाती है। और साथ ही साथ हम स्पेसर आर्म पर भी बात करने वाले हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस के तौर पर जो मैट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसके कुछ ख़ास करैक्टरिस्टिक फ़ीचर्स होने चाहिए। उनमें एक फ़ीचर ये है बच्चों कि जो मैट्रिक्स है वो इनर्ट होनी चाहिए, यानी इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। साथ ही जो मैट्रिक्स है उसमें मोबाइल फेस की जो फ़्लो है वो फ़्लो प्रॉपर्टीज़ भी सही होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मैट्रिक्स हैं वो मैट्रिक्स जो है केमिकली और मैकेनिकली स्टेबल होनी चाहिए एट वेरिंग पीएच एंड आयोनिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों, जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर हैं, आपने देखा प्रोसेस के दौरान कि हमें अलग अलग टाइम पे पीएच और आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो बफर का चेंज करना पड़ता है। जैसे बाइंडिंग के दौरान एक बफर यूज़ करना पड़ता है जिसकी एक पीएच और एक आयोनिक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इल्यूशन के वक्त पीएच और आयोनिक स्ट्रेंथ जो है हमको दूसरा यूज़ करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, यानी हमें पीएच और आयोनिक स्ट्रेंथ। तो ये आयोनिक स्ट्रेंथ की चेंजिंग और पीएच की चेंजिंग का जो असर है इस मैट्रिक्स पर नहीं पड़नी चाहिए, यानी मैट्रिक्स हर हाल में स्टेबल रहनी चाहिए। पीएच चेंज करने से, आयोनिक स्ट्रेंथ चेंज करने से जो है मैट्रिक्स की स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का कि ये एट वेरिंग पीएच, एट वेरिंग आयोनिक स्ट्रेंथ, ये मैट्रिक्स जो है वो स्टेबल रहना चाहिए, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स का ये है बच्चों कि मैट्रिक्स में कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स होने चाहिए जो लिगैंड की अटैचमेंट के लिए सूटेबल हो। ठीक, तो मैट्रिक्स में एक ऐसे केमिकल ग्रुप्स होने चाहिए जिसके साथ हम लिगैंड जो है कोवलेंटली अटैच कर सके। तो ये केमिकल ग्रुप्स भी इस मैट्रिक्स के सरफेस पर या मैट्रिक्स में होनी चाहिए ताकि हम इसके साथ लिगैंड की बाइंडिंग जो है कोवलेंटली अच्छी तरह से कर सके। इसके साथ मैट्रिक्स का एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों कि ये हाईली पोरस होना चाहिए, यानी इसकी पोरोसिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितना बड़ा पोर होगा, तो जितने बड़े पोर्स होंगे उतने सरफेस एरिया बढ़ेंगे। ठीक, तो हाई पोरोसिटी से क्या होता है बच्चों, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया बढ़ेंगे तो उनके साथ हम बहुत सारे लिगेंड्स जो है हम जोड़ सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लिगेंड जोड़ेंगे उतना उसके साथ मैक्रो मॉलिक्यूल भी रिवर्सिबली बाइंड होगा और उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन भी उतनी ही आसान हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है वो हाईली पोरस होना चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर्स किसके, मैट्रिक्स के। अब हम बात करेंगे बच्चों लिगेंड की सिलेक्शन पर। आपको मालूम है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स जोड़ने पड़ते हैं जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं। और इन लिगेंड्स के साथ जो मैक्रो मॉलिक्यूल है या बायो मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हम सेपरेट करना चाहते हैं वो इन लिगेंड्स के साथ बाइंड होता है। तो लिगेंड कौन सा यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है बच्चों कि हमें किस किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल को या बायो मॉलिक्यूल को सेपरेट करनी है। जिस किस्म का हमें मैक्रो मॉलिक्यूल सेपरेट करना है उसी के स्पेसिफिक हमको लिगेंड जो है यूज़ करना पड़ेगा मैट्रिक्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको कोई एंटीजन प्रोटीन जो है
वो सेपरेट करना है, ठीक, अलग करना है, तो एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी एज ए लिगैंड हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई एंजाइम हमें सेपरेट करना है तो उस एंजाइम का एक सबस्ट्रेट एनालॉग या उसका एक इनहिबिटर जो है हमें एज ए लिगैंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिस किस्म का कंपाउंड हमको सेपरेट करना है उसी के स्पेसिफिक हमको लिगैंड जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ लिगैंड के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि एक प्रॉपर्टी तो ये कि ये लिगैंड जो हम चूज़ करेंगे वो स्ट्रांगली बाइंडिंग करनी चाहिए मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ, यानी जिस मॉलिक्यूल में हमें इंटरेस्ट है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल हम अलग करना चाहते हैं, उस मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ लिगैंड जो है वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसके साथ सही तरीके से बाइंडिंग हो पाए। इसके साथ बच्चों जो लिगैंड हम यूज़ करेंगे, ठीक, उस लिगैंड के साथ मैक्रो मॉलिक्यूल तो बाइंड होगी, यानी उस लिगैंड के पास मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए केमिकल ग्रुप्स तो होंगे ही, लेकिन इसी लिगैंड के साथ कुछ केमिकल ग्रुप्स ऐसे भी होने चाहिए बच्चों जो मैट्रिक्स के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बना सके। मैट्रिक्स के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग होने के लिए इस लिगैंड का, ठीक, एक केमिकल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो मैट्रिक्स के साथ बाइंडिंग में इस्तेमाल हो, ठीक। इसके पास बाकी ग्रुप्स तो होंगे ही जिनके ज़रिए ये मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ या बायो मॉलिक्यूल के साथ ये इंटरेक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ लिखा भी है द लिगैंड टू बी बाउंड शुड पोजेस फंक्शनल ग्रुप्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर कोवैलेंट लिंकेज विद द सपोर्टिंग मैट्रिक्स, ठीक। तो सपोर्टिंग मैट्रिक्स के साथ ये लिगैंड बाइंड होना है। तो बच्चों लिगैंड के पास दो बाइंडिंग कैपेसिटीज़ होनी चाहिए, एक बाइंडिंग कैपेसिटी मैट्रिक्स के साथ, दूसरा बाइंडिंग कैपेसिटी मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ या बायो मॉलिक्यूल के साथ जो इसको हमें सेपरेट करना है। लेकिन इन बाइंडिंग में डिफरेंस है। लिगैंड का मैट्रिक्स के साथ जो बाइंडिंग है वो कोवैलेंट होता है, ठीक है, लेकिन लिगैंड का जो मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग होती है वो रिवर्सिबल होती है, वो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो लिगैंड हम यूज़ करेंगे उसके पास कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक, फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए जो मैट्रिक्स के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग करने में इस्तेमाल हो। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं बच्चों जो मैट्रिक्स के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ अमाइनो ग्रुप है, ठीक, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या थायोल ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप है। ये OH ग्रुप फिनोलिक भी हो सकता है या अल्कोहलिक भी हो सकता है। तो ये OH ग्रुप, SH ग्रुप, COH ग्रुप या NH2 ग्रुप जो है ये वो सूटेबल ग्रुप्स हैं जो मैट्रिक्स के साथ लिगैंड की कोवैलेंट बाइंडिंग में हेल्प करती है, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ ऐसे लिगैंड्स के बारे में जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपको बताया कि लिगैंड हम वो चूज़ करते हैं जो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सके, या जो हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट या वो मॉलिक्यूल जो हम सेपरेट करना चाहते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल, वो बायो मॉलिक्यूल जो हम सेपरेट करना चाहते हैं उस टारगेट मॉलिक्यूल के साथ स्पेसिफिकली इंटरेक्ट कर सके, ऐसे लिगैंड हम चूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एंजाइम को सेपरेट करना चाहें तो एंजाइम को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों उस एंजाइम का सबस्ट्रेट एनालॉग। तो सबस्ट्रेट एनालॉग वो मॉलिक्यूल होता है जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर से सेम हो, यानी जिसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर से मिलता जुलता हो। तो एंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट एनालॉग के साथ बाइंड होती है, स्पेसिफिकली उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो आमतौर पर हम सबस्ट्रेट जो है एज ए लिगैंड इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है बच्चों, कभी कभार करना पड़ता है लेकिन आमतौर पर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम सबस्ट्रेट एज ए लिगैंड इस्तेमाल करेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए सबस्ट्रेट की जगह हम सबस्ट्रेट एनालॉग यूज़ करते हैं, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के सेम हो लेकिन एंजाइम के साथ बाइंडिंग होने के बाद वो कोई रिएक्शन ना दिखाए, सिर्फ एंजाइम की बाइंडिंग में वो काम आ सकता है, ठीक है बच्चों।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एंजाइम को सेपरेट करना चाहें तो हमें एज ए लाइगेंड उस एंजाइम का सबस्ट्रेट एनालॉग चुनना है, कोई और चीज़ नहीं चुननी है। उसी तरह से अगर हम एंटीजन को अलग करना चाहते हैं, अगर हम एंटीजन अलग करना चाहते हैं तो एंटीजन का स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यानी एक एंटीजन का स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी हम एज ए लाइगेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, मैट्रिक्स के साथ वो इमोबिलाइज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम किसी पॉलीसैकेराइड को अलग करना चाहें, ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड के साथ बाइंड होने वाले कुछ प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, जिनको हम लेक्टिन कहते हैं। तो लेक्टिन वो प्रोटीन्स हैं जो पॉलीसैकेराइड के साथ यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड होता है, ठीक है। एक किस्म का लेक्टिन है, उसको हम कहते हैं बच्चों कॉनकॉनवैलिन। कॉनकॉनवैलिन एक ख़ास किस्म का लेक्टिन होता है, ठीक है, जो हम पॉलीसैकेराइड को, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉनकॉनवैलिन जो है एक किस्म का लेक्टिन है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए लाइगेंड। तो फिलहाल यहाँ पर लेक्टिन लिखा है, तो लेक्टिन हम यूज़ कर सकते हैं पॉलीसैकेराइड को अलग करने के लिए। उसी तरह से अगर हम कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस अलग करना चाहते हैं तो उस कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है न्यूक्लिक एसिड का, वो हम मैट्रिक्स के साथ इमोबिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे डीएनए अलग करना चाहते हैं जिसकी बेस की सीक्वेंस इस तरह से हो, मिसाल GCTCGCAC हो, मिसाल एक ऐसा डीएनए की सीक्वेंस या एक ऐसा डीएनए जिसकी बेस सीक्वेंस इस तरीके का हो, वो हम अलग करना चाहते हैं। तो ऐसे डीएनए हम अलग कर सकते हैं बच्चों, कैसे? इस बेस सीक्वेंस का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है वो हम इमोबिलाइज करेंगे किसमें? मैट्रिक्स के साथ एज ए लाइगेंड। तो मिसाल इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे? जी के अगेंस्ट CGAGCGTG। तो ये बेस सीक्वेंस अगर हम न्यूक्लिक एसिड का एज ए लाइगेंड इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ इस किस्म के बेस सीक्वेंस वाले डीएनए जो है बाइंड हो सकते हैं, क्योंकि ये बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि ये सब कॉम्प्लीमेंट्री बेस कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। उसी तरह से यानी जिस किस्म के बेस सीक्वेंस आपको अलग करना है, उस बेस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको एज ए लाइगेंड इस्तेमाल करनी है। उसी तरह से अगर आप एक रिसेप्टर को अलग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? उस रिसेप्टर का स्पेसिफिक जो हार्मोन है वो हार्मोन आप एज ए लाइगेंड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और हार्मोन अलग करना है तो रिसेप्टर एज ए लाइगेंड यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हार्मोन ही हमेशा लाइगेंड इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर हार्मोन अलग करना है तो रिसेप्टर लाइगेंड, रिसेप्टर अलग करना है तो हार्मोन लाइगेंड इस्तेमाल हो सकता है। यानी जिस मॉलिक्यूल को हमको सेपरेट करना है उसका स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल है वो एज ए लाइगेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक है बायोटिन। तो बायोटिन की एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये बाइंड हो सकते हैं बच्चों, वो है एविडिन। बायोटिन या बायोटिन डिपेंडेंट जो एंजाइम्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे? एविडिन को एज ए लाइगेंड इस्तेमाल करके। इसी तरह से ये सब जो लिस्ट यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लाइगेंड्स और उन लाइगेंड्स से सेपरेट होने वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिस्ट बनाया है, आप इनको गौर से देखिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट और आपको बताना है कि ये जो लाइगेंड हम यूज़ कर सकते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, इनके ज़रिए सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल ही अलग नहीं होता, बल्कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हम कुछ सेल्स भी अलग कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों। न सिर्फ कोई मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल बल्कि एक सेल भी या किसी सेल के ग्रुप से एक पर्टिकुलर सेल भी हम इस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैट सेल्स, यहाँ आपको एग्जांपल के लिए लिया है फैट सेल्स। अगर हमको फैट सेल्स अलग करने हैं बाकी सेल की ग्रुप से, तो क्या होता है बच्चों कि जो फैट सेल्स हैं, फैट सेल के सरफेस पर यानी मेम्ब्रेन पर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर्स, इंसुलिन एक हार्मोन है, उस हार्मोन का रिसेप्टर जो है बहुत तादाद में फैट सेल्स की सरफेस पर मौजूद होता है। तो हम इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या करते हैं? अगर हम फैट सेल्स को सेपरेट करना चाहें तो हम मैट्रिक्स में इंसुलिन
प्रोटीन जो है एज ए लाइगैंड इस्तेमाल करते हैं। ये जहाँ लिखा है इंसुलिन एज ए लाइगैंड इस्तेमाल करते हैं। तो इस इंसुलिन के साथ, इंसुलिन किसके साथ बाइंड होगी? अपनी रिसेप्टर के साथ। और इंसुलिन का रिसेप्टर मौजूद होता है बच्चों बहुत तादाद में फैट सेल्स के सरफेस पर। तो इसलिए फैट सेल्स को अगर हम अलग करना चाहें तो हमें इमोबिलाइज करने पड़ेंगे मैट्रिक्स में इंसुलिन, जिसके साथ ये स्पेसिफिकली बाइंड हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ यहाँ आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ बच्चों, वो ये कि जो लाइगैंड और मैक्रो मॉलिक्यूल है, कुछ लाइगैंड्स जो है वो एब्सोल्युटली स्पेसिफिक होती है, उनकी स्पेसिफिसिटी जो है एब्सोल्यूट होती है। यानी मतलब एक लाइगैंड किसी एक पर्टिकुलर मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होती है, किसी और के साथ बाइंड नहीं होता, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। लेकिन कुछ लाइगैंड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो ग्रुप सेलेक्टिविटी दिखाता है, यानी ये किसी एक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं होता बल्कि एक रिलेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आपको एग्जांपल के लिए यहाँ हमने लिया है बच्चों, ये 5 प्राइम AMP, ये 5 प्राइम AMP है, AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब हम इस AMP को एज ए लाइगैंड इस्तेमाल करते हैं तो इस AMP के साथ तमाम NAD डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेजेस जो है वो बाइंड हो सकते हैं। तो NAD प्लस डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेस तो बहुत सारे हैं, तो वो सारे एंजाइम्स जो है इस AMP के साथ बाइंड हो सकते हैं। इसका मतलब जो AMP जो लाइगैंड यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये स्पेसिफिक नहीं है, यानी स्पेसिफिक तो है लेकिन एब्सोल्युटली स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये ग्रुप सेलेक्टिविटी दिखाता है। मतलब ये AMP कई किस्म के रिलेटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकते हैं, जैसे AMP जो है NAD प्लस डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेसिस के साथ बाइंड हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5 प्राइम AMP जो लाइगैंड है वो ग्रुप सेलेक्टिविटी दिखाता है, इट्स नॉट एब्सोल्युटली स्पेसिफिक। सिमिलरली यहाँ पर आपको और एग्जांपल दिखा है बच्चों, 2 प्राइम 5 प्राइम ADP। ये जो ADP है, ये ADP अगर हम एज ए लाइगैंड यूज़ करेंगे मैट्रिक्स में तो ये ADP NADP डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेसिस जो प्लांट्स में होते हैं, NADP डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेसिस ज़्यादा प्लांट्स में होते हैं और NAD प्लस डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेसिस जो है वो एनिमल्स में होती है। तो प्लांट्स में जो NADP डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेसिस हैं वो डिहाइड्रोजनेसिस सब ADP लाइगैंड के साथ बाइंड हो सकते हैं। तो ये ADP भी अगेन शो करता है ग्रुप सेलेक्टिविटी। ठीक है बच्चों, एक और लास्ट चीज़ यहाँ आपको समझाऊंगा, वो ये कि अगर हम mRNA को अलग करना चाहें, mRNA को मैसेंजर RNA को अगर हम अलग करना चाहें तो आपको बच्चों पता है mRNA की जो 3 प्राइम एंड होता है उस पर एक पॉली ए टेल होता है, बहुत सारे ए होते हैं, इसको हम पॉली ए टेल कहते हैं। और ये पॉली ए टेलिंग ज़रूरी होता है खासकर यूकैरियोटिक mRNA के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो ये पॉली ए टेलिंग जो यूकैरियोटिक mRNA में होता है, तो यूकैरियोटिक mRNA को अगर आप आइसोलेट करना चाहें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको मैट्रिक्स में लिगैंड के तौर पर इमोबिलाइज करना पड़ेगा एक पॉली यू या पॉली डीऑक्सी टी, क्योंकि जो ए है, ए बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री है टी के साथ भी, ए कॉम्प्लीमेंट्री है यू के साथ भी, जो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है वो थायमीन के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री है, यूरासिल के साथ भी, वो आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम मैट्रिक्स के साथ पॉली यू या पॉली डीऑक्सी इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि ये थायमीन हमेशा DNA में होता है, इसलिए DNA में जो बेस होते हैं वो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होती है, इसलिए यहाँ पर पॉली डीऑक्सी या पॉली यू अगर हम इमोबिलाइज करेंगे ये यू तो जो mRNA है उसका जो A है वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, किसके साथ, यू के साथ या टी के साथ भी, अगर टी होंगे तो टी के साथ भी ये बेस पेयरिंग दिखा सकता है। mRNA की पॉली ए टेल जो है वो पॉली टी के साथ या पॉली यू के साथ बेस पेयरिंग दिखा सकता है और ये स्पेसिफिकली इनके साथ बाइंड होगी। इसलिए
बाद में ये mRNA बाकी RNA मिक्सचर से अलग कर सकते हैं हम यूजिंग पॉली यू और पॉली डीऑक्सी टी एज ए लाइगेंड। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ लाइगेंड्स थे जो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है बच्चों, अब आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि हम लाइगेंड कौन सा चूज़ करते हैं। ठीक है, लाइगेंड की चॉइस की बेस क्या है, हम किस बेस पर लाइगेंड चूज़ करते हैं वो आपने समझ लिया। इसके बाद अब लाइगेंड को तो चूज़ किया है, इसके बाद बारी आता है बच्चों इस लाइगेंड की अटैचमेंट का। तो लाइगेंड हम मैट्रिक्स के साथ कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो लाइगेंड को मैट्रिक्स के साथ अटैच करने के लिए दो स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है बच्चों। एक ये कि जो मैट्रिक्स के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आपको पहले बताया था कि मैट्रिक्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए जो लाइगेंड के साथ बाइंड हो सके। उन फंक्शनल ग्रुप्स को जो मैट्रिक्स के सरफेस पर या मैट्रिक्स में होता है उनको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेशन ऑफ द मैट्रिक्स फंक्शनल ग्रुप जो है पहला स्टेप होता है। इसके बाद उन एक्टिवेटेड जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके साथ लाइगेंड की अटैचमेंट होती है। वो अटैचमेंट आपको पता है कोवैलेंट अटैचमेंट होता है। तो कोवैलेंट अटैचमेंट ऑफ लाइगेंड टू द एक्टिवेटेड ग्रुप्स, ये दूसरा स्टेप है। तो दो स्टेप्स में हम लाइगेंड को मैट्रिक्स के साथ अटैच कर सकते हैं। पहला स्टेप में जो मैट्रिक्स में फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, फिर उस एक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप्स के साथ लाइगेंड जो है जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, कई तरीके हैं मैट्रिक्स के फंक्शनल ग्रुप को एक्टिवेट करने का। एक कॉमन तरीका ये है बच्चों कि हम मैट्रिक्स को ट्रीटमेंट देते हैं साइनोजिन ब्रोमाइड के साथ। ये आपको कभी पूछा जा सकता है, CNBR यानी साइनोजिन ब्रोमाइड। ठीक है, उसके साथ हम मैट्रिक्स की ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो मैट्रिक्स के फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाया है। ये है मैट्रिक्स का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पर लाइगेंड अटैचमेंट के लिए यूज़ होगा। तो उसके साथ साइनोजिन ब्रोमाइड जो है हम ट्रीटमेंट देते हैं बेसिक pH पे, pH 11 पे हम साइनोजिन ब्रोमाइड को मैट्रिक्स के साथ ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल बनता है इम्यूनोकार्बोनेट। इम्यूनोकार्बोनेट एक हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है बच्चों, इस रिएक्टिव इम्यूनोकार्बोनेट के साथ फिर लाइगेंड जो है कोवैलेंटली अटैच होता है। ठीक है, तो लाइगेंड को मैट्रिक्स के साथ ओवरनाइट रखना पड़ता है। तो जब ओवरनाइट pH 9 पे लाइगेंड को इस एक्टिवेटेड मैट्रिक्स के साथ रखेंगे तो ये लाइगेंड जो है ये कोवैलेंटली अटैच हो सकता है किसके साथ, मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो ये तरीका होता है बच्चों लाइगेंड के अटैचमेंट का। ठीक है, पहले मैट्रिक्स के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल साइनोजिन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके। फिर जैसे ही साइनोजिन ब्रोमाइड के साथ ट्रीटमेंट किया, इसके बाद लाइगेंड को मैट्रिक्स के साथ रखना है ताकि लाइगेंड जो है इन एक्टिवेटेड फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ज्वाइन हो सके। ठीक है बच्चों, ओके। याद है बच्चों आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स और लाइगेंड के बीच में हम एक स्पेसर आर्म इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेसर आर्म, स्पेसर एक आर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं लाइगेंड और मैट्रिक्स के बीच में। ठीक है, पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मैट्रिक्स और लाइगेंड के बीच में हम एक स्पेसर मॉलिक्यूल जो है, स्पेसर आर्म जो है इस्तेमाल करते हैं। वो आमतौर पर ये मिथाइलिन ग्रुप होती है, मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, एक मिथाइलिन ग्रुप जो है आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। और भी ग्रुप्स हैं जो एज ए स्पेसर आर्म इस्तेमाल होता है। तो ये स्पेसर आर्म इसलिए ज़रूरत पड़ता है बच्चों ताकि ये लाइगेंड जो है मैट्रिक्स के साथ बाइंड ना हो। ठीक है, यानी मैट्रिक्स के साथ रिएक्शन ना करें। मैट्रिक्स के साथ बाइंडिंग तो होगी, लेकिन अगर ये डायरेक्टली ये लाइगेंड मैट्रिक्स के साथ डायरेक्ट बाइंडिंग हो तो जब लाइगेंड के साथ मैक्रो मॉलिक्यूल की बाइंडिंग की बारी आएगा उस वक़्त मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, एक स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो मैक्रो मॉलिक्यूल है लाइगेंड के साथ सही तरीके से बाइंड नहीं कर पाता अगर ये लाइगेंड डायरेक्टली अटैच हो मैट्रिक्स के साथ। तो उस स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए या
लिगैंड के साथ मैक्रोमोलेक्यूल की प्रॉपर बाइंडिंग होने के लिए हम चूज़ करते हैं एक स्पेसर आर्म को जो इस्तेमाल हो लिगैंड और मैट्रिक्स के बीच में। ठीक है, तो ये स्पेसर मॉलिक्यूल एक डिस्टेंस मेंटेन करता है लिगैंड और मैट्रिक्स के बीच में, ताकि लिगैंड के ज़रिए मैक्रो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट या टारगेट मॉलिक्यूल सही तरीके से बाइंड कर सके। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है बच्चों कि अगर लिगैंड एक छोटा मॉलिक्यूल हो, कभी कभार एक छोटे मॉलिक्यूल लिगैंड के तौर पर इस्तेमाल होता है, कभी कभार एक बड़े मॉलिक्यूल लिगैंड के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये स्पेसर आमतौर पर ज़रूरत पड़ेगा तब जब ये लिगैंड एक स्मॉल मॉलिक्यूल हो। ठीक है बच्चों, जब स्मॉल मॉलिक्यूल हो तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल इस मैट्रिक्स के साथ बाइंड हो जाएंगे मिसाल डायरेक्टली, तो इसके साथ जब मैक्रो मॉलिक्यूल की बाइंडिंग की बारी आएगा तो ये लिगैंड के साथ साथ इस मैट्रिक्स के साथ बाइंड हो सकते हैं, जैसे आपको पता है। तो उस वक्त स्पेसर मॉलिक्यूल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो स्पेसर आर्म इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द लिगैंड इज़ स्मॉल इन साइज। लेकिन अगर लिगैंड बड़ा साइज़ का हो तो उस वक्त स्पेसर की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि लिगैंड खुद इतना बड़ा है जिसकी वजह से मेंटेन रहता है डिस्टेंस मैट्रिक्स और मैक्रो मॉलिक्यूल के दरमियान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्मॉल लिगैंड हो तो उस वक्त स्पेसर मॉलिक्यूल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, स्पेसर आर्म की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जब लिगैंड बड़ा हो तो स्पेसर आर्म की ज़रूरत कम पड़ती है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर मैंने लिख कर भी रखा है बच्चों। टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस स्पेसर आर्म इज केप्ट बिटवीन ए लिगैंड एंड द मैट्रिक्स। ये तो आपने समझा है। और जो स्पेसर आर्म हम यूज़ करते हैं लिगैंड और मैट्रिक्स के दरमियान, ये आमतौर पर 6 से लेकर 10 कार्बन का होना चाहिए बच्चों। ठीक है, जो आमतौर पर मिथिलीन ग्रुप हम यूज़ करते हैं, ठीक, तो इसमें 6 से लेकर 10 कार्बन या 6 से लेकर 10 एटम जो है ये लंबी होनी चाहिए। तो कभी कभार ये पूछा जा सकता है कि स्पेसर आर्म की लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 6 to 10 कार्बन एटम्स। ठीक है, ओके। यही चीज़ जो आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि स्पेसर आर्म इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्मॉल इमोबिलाइज्ड लिगैंड्स बट जनरली आर नॉट नेसेसरी फॉर मैक्रो मॉलिक्यूलर लिगैंड्स। अगर मॉलिक्यूल जो है बड़ा हो, लिगैंड मॉलिक्यूल बड़ा हो, यानी वो मॉलिक्यूल जो लिगैंड के तौर पर इस्तेमाल हो वो बड़े साइज़ का हो, तो उस वक्त स्पेसर आर्म की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पेसर आर्म के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उसके एग्जांपल्स भी यहाँ लिख कर रखा है बच्चों, कभी इसके बारे में पूछा जा सकता है आपको। हेक्सामिथिलीन डायमीन ये स्पेसर आर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स आप नाम याद रखना, ये एज ए स्पेसर आर्म जो है इस्तेमाल होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने लिगैंड की चॉइस, लिगैंड की अटैचमेंट और स्पेसर आर्म के बारे में बात की। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब बारी है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है बच्चों की एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल की जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जिनमें शामिल हैं एंजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज़, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड इवन सेल्स भी सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि इसके ज़रिए हम प्यूरिफाई कर सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, न्यूक्लिक एसिड्स और सेल्स। ठीक है बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का ये है बच्चों कि जैसे पहले भी आपको बताया कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हम mRNA की आइसोलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक mRNA होता है आपको पता है बच्चों, उसके 3 प्राइम एंड पर एक पॉली ए टेल होती है। उस पॉली ए टेल को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर यूजिंग mRNA। तो हमें क्या करना है, एक ओलिगो डीऑक्सी या पॉली यू, ठीक है, बेस की सीक्वेंस जो है हमें इमोबिलाइज करनी है एग्रोस मैट्रिक्स के साथ। तो जब हम उस मैट्रिक्स के थ्रू जो टोटल आरएनए प्रेपरेशन है यानी आरएनए का जो मिक्सचर है उसको अलाउ करेंगे टू परकुलेट या उसके थ्रू जाने के लिए थ्रू द कॉलम। तो कॉलम के थ्रू जब मैट्रिक्स के थ्रू ये mRNA के मिक्सचर पास होंगे तो जो mRNA होंगे जिसके पास ये पॉली ए होगी वो
स्पेसिफिकली नॉन कोवलेंटली हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड होंगे बच्चों मैट्रिक्स में मौजूद इमोबिलाइज्ड पॉली यू या ओलिगोटी, इनमें से जो भी हो उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए बाइंड होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये mRNA जो है वो मैट्रिक्स में रिटार्ड होगी, बाकी जो RNA होंगे वो इलूड होंगे। ठीक है, बाकी RNA को हम इलूड करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक, तो अंदर कौन रहेगा मैट्रिक्स में? ये mRNA जिसके पास पॉली ए टेल होंगे। बाद में हम इस mRNA को मैट्रिक्स से अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं इल्यूशन। तो इल्यूशन बफर के ज़रिए हम ये अपने जो डिज़ायर्ड mRNA है वो हम अलग कर सकते हैं। इस तरह से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल की जाती है बच्चों फॉर द आइसोलेशन ऑफ mRNA। और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का ये है कि इसके ज़रिए हम ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बच्चों कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है। तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स DNA से RNA बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए कुछ ख़ास प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होता है बच्चों, ये प्रोटीन्स, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पर काम करने वाले प्रोटीन्स DNA की कुछ ख़ास स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ बाइंड होती है, यानी ये कुछ ख़ास स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है DNA पर। और वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिनको ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिकॉग्नाइज करती है वो GC रिच होती है। देट आर GC रिच। GC रिच मतलब उनमें बहुत सारे G और C बेसिस होती हैं। तो DNA की जिस सीक्वेंस को ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं उनमें GC जो बेसिस है वो बहुत तादाद में मौजूद होती है, उनको हम कहते हैं GC रिच रीजन्स। ठीक है बच्चों, बस इसी चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं टू आइसोलेट दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो करना क्या है, बेस की सीक्वेंस जिसमें बहुत सारे G हों, पॉली G, ठीक है, G और C हों, ऐसे बेस सीक्वेंस हम इमोबिलाइज करते हैं मैट्रिक्स में। फिर इसके बाद जो प्रोटीन के मिक्सचर है उसको मैट्रिक्स के थ्रू पास करते हैं। तो वही प्रोटीन्स जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं वो स्पेसिफिकली बाइंड होंगे इन GC रिच बेस सीक्वेंस के साथ। ठीक है, बाकी प्रोटीन्स इलूड होंगे। बाद में हम इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ ख़ास किस्म के बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसलिए हम उन बेस सीक्वेंस को जिनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं इमोबिलाइज करते हैं मैट्रिक्स में एज ए लाइगेंड। फिर उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और बाकी प्रोटीन के मिक्सचर को हम मैट्रिक्स के थ्रू पास करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोटीन होता है वो इन GC रिच जो बेस सीक्वेंस हमने इमोबिलाइज की है मैट्रिक्स में उसके साथ रिवर्सिबली बाइंड होती है, जिसको हम बाद में इलूड कर सकते हैं। इस तरह से ये जो GC रिच रीजन्स हैं दीज आर एक्सप्लॉइटेड टू आइसोलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, ओके। और एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का ये है कि इससे हम पर्टिकुलर सेल जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं किसी सेल की ग्रुप से। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल इस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से हम T सेल्स, B सेल्स, लिम्फोसाइट्स, स्प्लीन सेल्स, लिम्फ नोड सेल्स, oocytes, चिक एम्ब्रियो न्यूरल सेल्स, ये सारे किस्म के सेल्स जो है हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हम अलग कर सकते हैं। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल्स की प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इनके ज़रिए सेल्स भी सेपरेट हो सकते हैं। इसको हम एफिनिटी फ्रैक्शनेशन कहते हैं। तो एफिनिटी फ्रैक्शनेशन जो है, ठीक है, एक अलग से टेक्निक है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, हम मुख्तलिफ सेल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इससे पहले भी आपको बताया कि जो फैट सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ फैट सेल्स की एग्जांपल लेंगे, तो फैट सेल्स की मेम्ब्रेन पर बहुत सारे इंसुलिन रिसेप्टर्स होती हैं। ठीक है, उन रिसेप्टर्स को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स के साथ कौन बाइंड होंगे, इंसुलिन बाइंड होंगे। तो हम मैट्रिक्स में इंसुलिन को एज ए लाइगेंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इमोबिलाइज करते हैं। फिर इन सेल्स के
मिक्सचर को, इन सेल्स के ग्रुप को हम मैट्रिक्स के थ्रू पास करेंगे, तो वही सेल्स जो इंसुलिन के साथ बाइंड होगी वो मैट्रिक्स में रिटार्ड होगी, बाकी सेल्स इल्यूड होंगे। तो आपको पता है इंसुलिन के साथ कौन से सेल्स बाइंड होंगे? फैट सेल्स। क्यों? क्योंकि फैट सेल्स के सरफेस पर इंसुलिन का रिसेप्टर्स है, इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी बिटवीन इंसुलिन एंड इंसुलिन रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द फैट सेल्स। तो फैट सेल्स को हम आराम से अलग कर सकते हैं यूजिंग इंसुलिन एज ए लाइगेंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए सेल्स को भी अलग कर सकते हैं, जिसको हम एफिनिटी फ्रैक्शनेशन कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का ये है बच्चों, इसके ज़रिए हम ऐसे प्रोटीन्स अलग कर सकते हैं जो जल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से अलग ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मालूम है जल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी से ऐसे प्रोटीन्स हम सेपरेट कर सकते हैं जो डिफरेंस रखता हो साइज़ में, यानी दो प्रोटीन्स जिनके साइज़ में डिफरेंस हो, हम उसको जल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली दो प्रोटीन्स ऐसे हैं जो चार्ज में डिफरेंस रखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो उन पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। लेकिन दो प्रोटीन्स ऐसे हों जिनकी चार्ज सेम हो, तो वो हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से अलग नहीं कर सकते। या दो प्रोटीन्स जिनकी साइज़ सेम हो, मॉलिक्यूलर साइज सेम हो, उसको हम जल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोटीन्स को जो हम जल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से अलग नहीं कर सकते, उसको हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो मेटल के साथ उनकी बाइंडिंग एबिलिटीज़ होती है, यानी वो मेटल के साथ बाइंड होती है। ठीक है बच्चों, अगर मेटल के साथ बाइंड नहीं होता तो हम उन प्रोटीन्स को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं ताकि वो मेटल के साथ बाइंड हो सके। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉपर्टी को, यानी मेटल के साथ बाइंडिंग होने वाली इस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो करता क्या है, हम जो मेटल आयंस हैं, कुछ मेटल आयंस और कुछ ट्रांजिशन मेटल्स जो है हम एक्सप्लॉइट करते हैं इस चीज़ के लिए। हम इन मेटल्स को, जिनमें शामिल है कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक, मरकरी, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, इन मेटल्स को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। इन मेटल्स को हम मैट्रिक्स में जो इमोबलाइज करते हैं। ठीक है, तो जब इन मेटल्स को हमने मैट्रिक्स में इमोबलाइज किया, इसके बाद इन प्रोटीन्स को इस मैट्रिक्स के थ्रू गुजारते हैं, तो ये जो मेटल लाइक प्रोटीन्स हैं, मेटल के साथ बाइंडिंग होने वाले प्रोटीन्स हैं, तो वो स्पेसिफिकली इन मेटल्स के साथ बाइंड होती है। ठीक है बच्चों, ख़ासकर ये जो मेटल आयंस है वो स्पेसिफिकली या सिलेक्टिवली बाइंड होती है इमिडाज़ोल ग्रुप ऑफ हिस्टिडीन के साथ। ठीक है, या थायोल ग्रुप ऑफ सिस्टीन के साथ, इंडोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन के साथ इन मेटल्स की बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स जिनमें ये ट्रिप्टोफैन होंगे, अमीनो एसिड सिस्टीन होंगे या हिस्टिडीन होंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर एबिलिटी टू बाइंड विद दिस मेटल आयंस। तो मेटल आयंस को हम इमोबलाइज करते हैं मैट्रिक्स में, तो इन मेटल्स के साथ ये प्रोटीन्स जो है बाइंड होती है through their imidazole group in case of histidine, through thiol group in case of cysteine, and through indole group in case of tryptophan। ठीक है बच्चों, अगर प्रोटीन्स ऐसा है जिसके पास मिसाल के तौर पर ये मेटल बाइंडिंग एबिलिटी नहीं है, तो ऐसे प्रोटीन को हम मेटल बाइंडिंग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम किसी प्रोटीन के साथ हिस्टिडीन जो है वो जोड़ सकते हैं, प्रोटीन के साथ हम हिस्टिडीन जोड़ सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं हिस्टिडीन टैग वाले प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स विद हिस्टिडीन टैग्स। हम प्रोटीन के साथ हिस्टिडीन टैग लगा सकते हैं फ्यूजन करके, यानी प्रोटीन को हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, उनके साथ हम हिस्टिडीन जोड़ देंगे, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं प्रोटीन्स विद हिस्टिडीन टैग्स। तो प्रोटीन विद हिस्टिडीन टैग्स आराम से अलग हो सकते हैं बाय बाइंडिंग विद दीज मेटल्स। जब हम इन मेटल आयंस को अगर हम मैट्रिक्स के साथ बाइंड करेंगे, तो इन मेटल आयंस के साथ ये जो हिस्टिडीन टैग वाले प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और बाकी प्रोटीन्स जो मेटल के साथ बाइंड हो सकता हो, हम आराम से उनको सेपरेट कर सकते हैं
ठीक है। ओके बच्चों, तो ये एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है किसका, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। और एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का ये है कि यहाँ पर हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम एंजाइम को इमोबिलाइज करते हैं। मैट्रिक्स में हम एंजाइम को इमोबिलाइज करते हैं एज ए लिगैंड, और इसके थ्रू हम सबस्ट्रेट को पास करते हैं। ठीक है, कॉलम के थ्रू सबस्ट्रेट को पास करेंगे। ठीक है, और कॉलम में फिक्स है एंजाइम। ठीक है, इनको हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम कहते हैं। तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम के थ्रू जब सबस्ट्रेट को पास करेंगे, तो जब कॉलम से निकलेगा तो वो निकलेगा प्रोडक्ट। तो कॉलम में सबस्ट्रेट घुसेंगे, प्रोडक्ट निकलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉलम में हमने एंजाइम को फिक्स किया हुआ है, इमोबिलाइज किया हुआ है। तो ये भी एक एक्सटेंशन है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का बच्चों, जिसमें हम कॉलम में इमोबिलाइज्ड एंजाइम जो है वो फिक्स करते हैं और इनके थ्रू सबस्ट्रेट को गुजारते हैं, और कॉलम के बाहर क्या निकलेगा, हमको प्रोडक्ट निकलेगा। प्रोडक्ट्स रिमूव्ड फ्रॉम द other end. From one end substrates are introduced, and from other end the products are removed. So this is again an application of affinity chromatography. तो ये था कुछ important applications affinity chromatography का। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर रखते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।